हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डॉट नेट क्लासेस। डॉट नेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग फिर से आईटीआई का सेशन इलेक्ट्रिकल का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों की डिमांड थी कि सर कुछ इंपॉर्टेंट्स फार्मूलेज़ वगैरह जो हैं एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो सारे फार्मूलेज़ यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका 2-3 पार्ट में वीडियो बनेगा। तो आप पहला पार्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। कुछ फार्मूले जो हैं डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आपको सही फार्मूला पहचानना पड़ता है। और कुछ फार्मूले जो रहते हैं उससे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो आगे अपन न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो पर्टिकुलर अभी ये फार्मूले देख लेते हैं। सिंपल से फार्मूले हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए, हमेशा याद होने चाहिए आप लोगों को। जैसे कि फर्स्ट फार्मूला जो आप देख रहे हैं, ओम का नियम। ओम का नियम V=IR, ठीक है। V=IR जो लिखा हुआ है, इसी से आपके कई फार्मूले बन जाते हैं। जैसे कि आपने I=V/R कर दिया, इस टाइप से आपके 2-3 फार्मूले यहीं से बन जाते हैं, बस आपको पहचानना पड़ता है। ओम का नियम का, ओम्स लॉ का सिंपल सा फार्मूला। इसके बाद है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध जो है, इसको ये आप ई जैसा देख रहे हैं, इसको रो बोला जाता है, रो से बताया जाता है। और इसका फार्मूला जो होता है RA/L, ठीक है। इसकी यूनिट पूछी जाती है। यूनिट पे से अपन एक अलग पूरा वीडियो बना लेंगे। यूनिट से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ओम सेंटीमीटर, यूनिट जो है इसकी ओम सेंटीमीटर होती है। ऊपर आप लोग देख रहे हैं, आर जो है वो प्रतिरोध होता है, ए जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, और एल जो होता है चालक की लंबाई होती है, ठीक है। इसके बाद शक्ति, शक्ति जो आप देख रहे हैं, P=VI। P=VI, शक्ति के कुछ और फार्मूले होते हैं। सिंपल सा फार्मूला, P=VI। शक्ति मतलब पावर जो है वो काय में नापी जाती है, वॉट में, ठीक है। इसकी यूनिट जो है वो वॉट होती है। आगे देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है अज्ञात प्रतिरोध की गणना करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। आपने व्हीटस्टोन का प्रैक्टिकल भी किया होगा। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये फार्मूला भी सीधा सीधा एग्जाम में आ जाता है, P/Q R/S। इससे भी न्यूमेरिकल बन जाते हैं। आपको S का मान ज्ञात करना रहता है। ये 3 प्रतिरोध के मान आप लोगों को दिए रहते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं किरचॉफ का धारा नियम। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, एक होता है वोल्टेज का नियम और एक होता है धारा का नियम, ठीक है। तो धारा का नियम सीधा सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है। ये होता है समेशन, इसको बोला जाता है समेशन I=0। मतलब सारी धाराओं का जो योग होता है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। इसी प्रकार वोल्टेज का नियम जो होता है, 6 नंबर पे देख रहे हैं, वोल्टेज का नियम, किरचॉफ के वोल्टेज का नियम, समेशन E=समेशन IR। मतलब वोल्टेज सोर्स का समेशन इजिकल टू जो वोल्टेज ड्रॉप है उसका समेशन करा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल सीधे सीधे फार्मूले हैं, ये भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसके बाद है जूल का नियम। जूल का नियम आप लोगों को H=I²RT, ठीक है। ये इसकी यूनिट क्या होती है, क्योंकि ये ऊष्मा की मात्रा होती है, H जो होती है ऊष्मा की मात्रा I²RT, ठीक है। आई क्या होता है, करंट होता है, आर जो होता है प्रतिरोध होता है, टी जो है वो यहाँ पर समय होता है सेकंड में, ठीक है। इसके बाद कुछ मैग्नेट से फॉर्मूले जो रहते हैं, जैसे चुंबकीय फ्लक्स, 8वां देखना है, चुंबकीय फ्लक्स, इसको मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहा जाता है, MMF। इसको बताया जाता है NI, ठीक है। ये आपका जो है ये फार्मूला है इसका NI। N क्या है, यहाँ पर टर्न्स होते हैं, ठीक है। आई क्या होता है, करंट होता है, तो इसकी यूनिट जो है वो एम्पियर टर्न से बनाई गई है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस जैसे प्रतिरोध रहता है वैसे ही रिलक्टेंस रहता है मैग्नेट में, ठीक है। तो ये जो है इसकी फार्मूला हो जाता है FM/φ, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, FM की यूनिट होगी, तो एम्पियर टर्न यहीं से ले लिया, और फाई जो होता है वो फ्लक्स होता है, तो फ्लक्स की यूनिट क्या होती है आपकी, वेबर। यहाँ पे एक ये छूट गया, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो है B=φA। फाई क्या होता है, वेबर, और ए क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। और वेबर, 1 वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल, ठीक है। तो इसके बाद अपन देखते हैं 11वें पे आते हैं। 11वां यहाँ पे क्या है, गतिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। गतिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, E=BLV साइन थीटा, ठीक है। गतिजन्य और एक स्थितिजन्य होता है, तो दोनों फार्मूले जो हैं आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है।
गतिजन का PLV sin थीटा होता है और स्थितिजन का -n/dt। ठीक है, तो यहाँ पर बी एल है, यहाँ पर आई नहीं रहता है, एल जो है वो चालक की लंबाई रहती है यहाँ पे। ठीक है, और ये स्मॉल वी जो लिखा रहता है, इस पर जो एक बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव, ये वी का मतलब क्या होता है, तो वी का मतलब यहाँ पर वेग होता है। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं होता है वी का मतलब। ठीक है, और यहाँ पर एन जो लिखा हुआ है, एन के सामने माइनस देख रहे हैं आप, स्थितिजन प्रेरित विद्युत भागबल में एन के सामने माइनस है, मतलब जो विद्युत भागबल प्रेरित हो रहा है उसकी दिशा जो है फ्लक्स की दिशा के विपरीत में है, इसलिए इसमें यहाँ पे माइनस साइन लगाया जाता है। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद आवृत्ति देखते हैं। आवृत्ति का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Pn/120। ठीक है, ये P जो होता है वो पोल्स की संख्या होती है, N जो होते हैं वो टर्न्स होते हैं, और ये 120। ठीक है, समय अंतराल और फ्रिक्वेंसी में रिलेशन है, इससे कई बार समय अंतराल दे दिया जाता है और फ्रिक्वेंसी पूछी जाती है, फ्रिक्वेंसी दे दी जाती है तो समय अंतराल, बस दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। समय अंतराल T=1/f होता है, या फिर F=1/t होता है, सिंपल। इसके बाद ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये डायरेक्टली आपको कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में प्लस ITI के एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा गया। आरएमएस मान जो होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है, IRMS मतलब करंट की 0.707 आई मैक्स की वैल्यू दे दी जाती है, इसमें 0.707 का इंटू करना है तो आपका RMS वैल्यू आ जाती है। इसी प्रकार वोल्टेज की होती है 0.707 Vmax। ठीक है, तो सिंपल है, आपको डायरेक्टली इसकी वैल्यू याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ये हो गया आपका RMS मान। ठीक है, इसके बाद आते हैं औसत मान आप देख रहे हैं IAB, यहाँ पर 0.637, कई जगह 6 भी रहेगा, 0.636 भी, 0.637 Imax। ठीक है, उसी प्रकार वोल्टेज की रही 0.637 Vmax। अब आगे देखते हैं पीक फैक्टर या क्रीस्ट फैक्टर। पीक फैक्टर या क्रीस्ट फैक्टर का दो चीज़ आती हैं, या तो इनसे फार्मूला पूछ लिया जाता है, शिखर मान बटे प्रभावी मान। ठीक है, या फिर इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी आप लोग याद करें 1.414। ठीक है, फॉर्म फैक्टर की आप देख रहे हैं फॉर्म फैक्टर का प्रभावी मान बटे औसत मान। ठीक है, इसकी भी डायरेक्ट वैल्यू होती है 1.11। ठीक है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है फॉर्म फैक्टर की 1.11, प्रभावी मान बटे औसत मान। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विद्युत धारा का वेग है ये F/लैम्डा, इसको लैम्डा बोला जाता है। F क्या है, फ्रिक्वेंसी है, और लैम्डा क्या है, आपका तरंग दैर्ध्य है। इसके बाद देखते हैं इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। ठीक है, ये सब क्या होता है, इंडक्टेंस जो है वो L से बताया जाता है, कई बार इसका डायरेक्टली सिंबल पूछ लिया जाता है, इसकी यूनिट जो है वो हेनरी होती है। इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टेंस अलग अलग चीज़ होती हैं, इसको एक्सेल से बताया जाता है, ये एक प्रकार का प्रतिरोध होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है 2πfL। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी यूनिट याद रखने वाली है, क्योंकि ये प्रतिरोध हो गया, एक्सेल जो है वो, तो इसकी यूनिट ओम हो जाती है, इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी रहती है। ठीक है, इसी प्रकार कैपेसिटेंस को सीध से बताते हैं, यूनिट क्या होती है, फैराड होती है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको XC से बताते हैं, इसकी फॉर्मूला होता है 1/2πfC। ठीक है, और इसकी यूनिट भी क्या हो जाती है, ओम हो जाती है, क्योंकि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को एम से बताते हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह में म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। इसका फॉर्मूला √L1L2, यदि L1L2 की वैल्यू दे दी जाए तो आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं, मतलब पहली कॉइल का इंडक्टेंस, दूसरी कॉइल का इंडक्टेंस। ठीक है, इसके बाद आवेश जो रहता है कैपेसिटेंस में यूज होता है। क्यू से बताते हैं चार्ज आवेश को, C/V। ठीक है, C क्या है आपका कैपेसिटेंस, और V आपका वोल्टेज। ठीक है, इम्पीडेंस इम्पीडेंस से बताते हैं, इम्पीडेंस को Z से बताते हैं। Z यहाँ पर 3 फॉर्म में इम्पीडेंस पूछा जाता है, यदि सर्किट में R और L, R मतलब रेजिस्टेंस और L मतलब इंडक्टेंस यदि है तो Z से इंडक्टेंस हो जाएगा आपका √R² प्लस XL²। XL क्या है, अभी ऊपर देखा था, इंडक्टिव रिएक्टेंस। RC जो है, यदि सर्किट में R और C है, ठीक है, सर्किट में यदि R और C है तो इम्पीडेंस R² प्लस XC² हो जाएगा। यदि RLC तीनों है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों है, तो Z √R² प्लस XL माइनस XC²। ठीक है, यहाँ पर ये चिन्ह जो है माइनस का नहीं बना है, इसका मतलब ये होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 4 ऑप्शन दे देते हैं और कई जगह माइनस लिखा है, कहीं प्लस लिखा है, और यदि ये सर्पिलाकार ये साइन बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि दोनों में से जिसकी वैल्यू बड़ी हो उसको यहाँ पर सामने उसमें से माइनस किया जाता है, इसका मतलब ये होता है।
रेजोनेंट के केस में। अगला है रेजोनेंट के केस में सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, क्या होता है, तो एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है। ठीक है, रेजोनेंट के केस में एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है। अगला है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को कैसे बताते हैं, कॉस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड होता है। आर मतलब रेजिस्टेंस और जेड मतलब इम्पीडेंस। ठीक है, पावर फैक्टर के 3 फॉर्म होते हैं, यह अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पावर फैक्टर यूनिटी कब रहेगा, जब एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर रहेंगे तो यूनिटी पावर फैक्टर रहेगा। लीडिंग कब रहेगा, जब एक्सी बड़ा रहेगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जब ज़्यादा रहेगा, एक्सएल कम रहेगा, तो उस समय लीडिंग पावर फैक्टर। लैगिंग कब रहेगा, जब एक्सी कम रहेगा, एक्सएल ज़्यादा रहेगा। जिस साइड बड़ा खुला एरिया रहता है वो बड़ा रहता है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद पावर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसके 3 फॉर्म होता है। एक्टिव पावर होती है, दूसरी रिएक्टिव पावर होती है, तीसरी एपरेंट पावर होती है। ठीक है, एक्टिव मतलब वास्तविक शक्ति होती, तो यही यूज़फुल पावर रहती है। इसको P इजिकल टू वी आई कॉस फाई से बताया जाता है। इसकी यूनिट पूछी जाती है KVA में होती है एक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर को P इजिकल टू वी आई साइन फाई से बताया जाता है। इसकी यूनिट KVAR में होती है। एक एपरेंट पावर होती है P इजिकल टू वी आई, इसको KVA में बताया जाता है। ठीक है, तीनों पावर इंपॉर्टेंट है। इसकी यूनिट जो है वो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है कि एक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है, इसको काय में मेज़र किया जाता है। ठीक है, अगला है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो रहता है वो प्रतिरोध का अपोजिट रहता है। प्रतिरोध विद्युत धारा का अपोज करता है और ये उसको सुगमता प्रदान करता है। तो G इजिकल टू 1/R और इसकी यूनिट, प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, ओम। तो कंडक्टेंस की यूनिट होगी मोह या फिर इसको साइमन कहा जाता है। इसी प्रकार एडमिटेंस जो है इम्पीडेंस का अपोजिट, तो Y से बताएंगे इसको, Y इजिकल टू 1/Z। तो ये भी प्रतिरोध था एक प्रकार से, इसकी यूनिट भी ओम थी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोह हो जाएगी या फिर इसको साइमन। ठीक है, तो ये 30 कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। आगे भी 2-3 पार्ट में इसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। पूरे जितने भी इलेक्ट्रिकल में जो भी फार्मूले आते हैं, तो यही फार्मूले हैं, इनको 2 से 3 बार आप रिवाइज़ करिए, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर न्यूमेरिकल करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप लोगों को वीडियो यदि पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।